हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है आपका। यूनिट 4 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर है 6। और इसमें क्या है बच्चों, सी सर्किट हम पढ़ रहे हैं, यानी ऐसा सर्किट एसी में जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस लगा है। यानी आप देख रहे हो ये कैपेसिटर लगा है और ये है एसी सोर्स। ये अंदर निशान बना होता है, मैंने पहले भी बताया था, इस तरह का निशान होता है, ये इस तरह का निशान होता है। ठीक है, एसी सोर्स लगा हुआ है। अब करना क्या है, हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे और उससे करंट की इक्वेशन डेराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, और उससे कई सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो केयरफुली देखो। सबसे पहले मान लीजिए वोल्टेज की इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, क्या मानना चाहते हो बताओ, बोलो भाई। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे आसान सी इक्वेशन है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ भाई, क्यू का फॉर्मूला जानते हो, पढ़ा है तुमने, कैपेसिटर पर कितना चार्ज होता है, यूनिट 1 में पढ़ा है। बताओ कितना होता है। तो क्यू होता है क्यू बराबर सी वी, याद आ गया होगा। अब बेटे इस चैप्टर में वोल्टेज को V से ना लिख के हम E से लिख रहे हैं, तो आप बेटर है इसको लिख दीजिए सी ई। क्लियर हो जाना चाहिए। E की वैल्यू लगा दो तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा C, और E की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सोचो इससे करंट निकालनी है, करंट कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर चार्ज तो वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, तो हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी। चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो करो, डिफ्रेंशिएशन तो तुम्हें आता है, करो। तो आई हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है सी और ई नॉट ऐसे ही रहेगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और जो टी के अलावा आता है उसका मल्टीप्लाई। अगर यही इंटीग्रेशन होता तो ओमेगा का डिवाइड होता, डिफ्रेंशिएशन है तो ओमेगा का मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और टी के अलावा ओमेगा आया है तो ओमेगा का मल्टीप्लाई। अब जरा केयरफुली देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिखने जा रहा हूं। तो आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना, ई नॉट ओमेगा सी लिखे हैं, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 1 अपॉन ओमेगा सी। बताओ ठीक लिखा है। ये ओमेगा सी कहाँ है, ऊपर ही है, और क्या है, कॉस ओमेगा टी। इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये ओमेगा सी ऊपर है तो यही वाली लाइन है ये। अब इससे क्या फायदा होगा, एक लाइन और लिख रहा हूं फिर बता रहा हूं। आई इक्वल्स टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉस को लिखा मैंने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये आंसर पॉजिटिव होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आप पूछ सकते हैं सर ऐसा लिखने की क्या जरूरत है। तो देखो जरूरत को समझाता हूं, ध्यान से देखो। पहली बात, हमें फेज डिफरेंस की जानकारी मिल जाएगी। अब देखो वोल्टेज की फेज क्या है, ओमेगा टी है। करंट की फेज क्या है, ओमेगा टी में 90 डिग्री ज्यादा है। वोल्टेज की फेज ओमेगा टी, करंट की फेज ओमेगा टी में 90 डिग्री ज्यादा है। तो पहली बात ये पता चली कि करंट जो होती है वो सी सर्किट की बात कर रहा हूं, सी सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, या उल्टा भी कह सकते हो, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा, ये करंट है, ये चीज तो आपको पता ही है, डायमेंशन लेस है, साइन कॉस की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये करंट बराबर होता है
V अपॉन R। तो ये 1 अपॉन ओमेगा C जो है ये वोल्टेज हो गया और ये हो गई करंट। तो 1 अपॉन ओमेगा C रेजिस्टेंस का रोल निभा रहा है। I बराबर E अपॉन R या V अपॉन R, तो ये R का रोल प्ले कर रहा है। तो 1 अपॉन ओमेगा C इज ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सी सर्किट। तो हमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। तो जरा देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली हैं, यहां हम लिख रहे हैं, बताओ भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किस सर्किट के बारे में बात कर रहे हो? अबाउट सी सर्किट। सी सर्किट के बारे में क्या क्या जानकारी आपको मिली है? सर्किट को शॉर्ट पे मैंने CKT लिख दिया है। CKT को सर्किट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बताओ पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली, बताओ कौन आगे था? करंट। तो करंट लीड्स द वोल्टेज या EMF भी कह सकते हो, और EMF करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। मतलब समझ में आया? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। इस सेंटेंस को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, बोलो कैसे? EMF lags behind the current by a phase angle of π/2। EMF करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो, 1 अपॉन ओमेगा C is a kind of resistance offered by C circuit, offered by capacitance, and is denoted by x और सफिक्स में c है xc, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? एंड यूनिट ऑफ xc, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये, तो यूनिट ऑफ xc और 1 अपॉन ओमेगा c इज ओम, ये इसकी यूनिट होगी। तो बताओ xc की वैल्यू कितनी हो गई है? अब सारे बच्चे बताओ, बोलो भाई। तो xc जो हो गया है वो हो गया है 1 अपॉन ओमेगा c। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, तो 2 पाई न्यू c। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, न्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, न्यू बढ़ेगा, तो xc की वैल्यू घटेगी। क्या पता चला? यानी जिस करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके लिए कैपेसिटर इजी पाथ होगा, कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, इजी इज द पाथ ऑफ कैपेसिटर। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस करंट का निकलना कैपेसिटर में से आसान होगा। अब देखो यहां देखो, एक बात और देख लो, अगर करंट डीसी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XC कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यही वजह है कैपेसिटर में से डीसी पास नहीं हो सकती है। कैपेसिटर की चार्जिंग के बाद कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और समझ लो। बोलो क्या बताया? आफ्टर चार्जिंग, दैट इज वाई
दैट इज वाई आफ्टर चार्जिंग, चार्ज होने के बाद, आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर बिहेव्स like an infinite resistance, infinite resistance for DC। इस बात को भी यहां से आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया? देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कभी कभी यह आ जाता है एक्सी और न्यू में ग्राफ खींचो, तो अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना तो ग्राफ की शेप होती है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या शेप होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बार पेपर में आया है कि एक्सी और न्यू के बीच में ग्राफ खींचो, तो आपको अगर कभी पेपर में ऐसा आ जाए तो ग्राफ कैसे खींचोगे वो भी समझ लो यहां पर। तो देखो बेटे, एक तरफ हम एक्सी ले रहे हैं, एक तरफ न्यू ले रहे हैं। एक्सी माने रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर और न्यू माने फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड, और ये ग्राफ की शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ग्राफ बनता है एक्सी और न्यू के बीच में। शेप कौन सी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये शेप कहलाती है। ये शेप कब बनती है? जब दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हों। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटे इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं सर्किट में। ओम्स लॉ इन सी सर्किट, बोलो भाई। तुम्हें पता है V बराबर IR होता है। अब यहां अमेंड करो, सही करो। तो वोल्टेज की जगह जनरली हम नापते हैं EV, यानी वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। I की जगह जनरली नापते हैं IV, और R का रोल प्ले करता है XC। XC की वैल्यू चाहो तो 1/ωc लिख सकते हो, IV इंटू 1/ωc। ये है बच्चों ओम्स लॉ। कैपेसिटर का ओम्स लॉ इस तरह से लगाया जाता है। अब बच्चों एक डायग्राम बनाया जाता है, फेजर डायग्राम, जो ये बताता है करंट और वोल्टेज में क्या फेज में डिफरेंस है। तो उस बात के लिए, उस जानकारी के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है, फेजर डायग्राम। इसको भी समझो, बड़ा इजी है भाई। जैसे हमने मान लीजिए ये बना लिया EMF या वोल्टेज। अब बताओ करंट क्या है? इससे 90 डिग्री आगे है। आगे माने ऊपर की तरफ बना दीजिए, तो ये हो गई करंट 90 डिग्री आगे। मैंने कई बार बताया है स्ट्रेट लाइन बनाना ही जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप पहले करंट बनाएं, आप कहें ये सर करंट है, अब आप बताइए फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे। तो मैं कहूँगा वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, तो पीछे माने नीचे की तरफ वोल्टेज बना दीजिए। ये हो गया EV, 90 डिग्री पीछे की तरफ है ये। क्लियर है? और भी हजारों तरीके हो सकते हैं इनको बनाने के, कैसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि करंट 90 डिग्री आगे रहनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कहे कि करंट भाई मान लीजिए इस तरह से है, ये करंट है, तो वोल्टेज क्या है? 90 डिग्री पीछे, पीछे माने नीचे, तो ये वोल्टेज हो जाएगा। इस तरह से कई सारे डायग्राम आप बना सकते हैं। अब कोई इनको ग्राफिकली देखना चाहे तो मैं एक बार ग्राफिकली भी उसको समझा देता हूं। ग्राफ के माध्यम से समझो, मैं बुक में डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, बनाने में इतना साफ नहीं बन पाता है मुझसे ये, तो जरा देखो बुक्स के एक बार देख लेते हैं कैपेसिटर के लिए। देखो ये है डायग्राम, देखो दिखा पहले तो यार, ये देखो ये है, ये वाला। तो इसमें देखो ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ना बेटा, ये वोल्टेज की है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये करंट की है। तो आगे कौन है? करंट है ना। तो देखो वोल्टेज जब 0 पर है, तो मैंने बताया था तुम्हें
ये 1/4 चक्कर होता है यहाँ से यहाँ तक, तो करंट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यानी करंट हाईएस्ट वैल्यू पर है अपनी, वोल्टेज 0 पर है, करंट पीक पर है। अब क्या हुआ, वोल्टेज पीक पर पहुंचा तो करंट कहां पहुंच जाएगी, 0 पर, करंट 0 पर आ गई। समझ आ रहा है? अब वोल्टेज 0 पर पहुंचा तो करंट और आगे निकल गई, यहां आ गई, यानी यहां आने का मतलब है अपनी पीक वैल्यू पर आ गई, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, देखो बेटे 90 90 के 4 स्पान समझ लो। ये पहला स्पान है 90 डिग्री का, ये दूसरा स्पान है 90 डिग्री का, ये तीसरा स्पान है 90 डिग्री का, ये चौथा। तो वोल्टेज जब यहां है तो करंट की पोजीशन ये है, यानी पीक वैल्यू। ऊंचाई से मतलब नहीं है, पीक से मतलब है। तो देखो पीक पर है करंट, यानी 90 डिग्री आगे, इतना हिस्सा आगे है, पीक पर है करंट। अब सोचो ये पीक पर आया तो करंट इतना आगे निकल जाएगी, यानी करंट कहां आ जाएगी, 0 पर। तो देखो ये 0 पर आ गई, डॉटेड लाइन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यानी करंट को हमेशा आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है, 90 डिग्री आगे बनाना है। अब मैं पूछ के देखता हूं, तुम लोग जवाब देना, देखो बता पाते हो या नहीं, बताना जरा। मैं बताऊंगा तुम्हें वोल्टेज की पोजीशन, तुम बताओगे करंट कहां होगी, है ना? जरा देखना, पूछ रहा हूं, अब जरा बताना। ये मैं वोल्टेज बना रहा हूं, अच्छा करंट नहीं बना होगा, ये वोल्टेज है। ये है वोल्टेज, ईएमएफ, ये है टाइम, राइट, इस तरह से। अब जरा बताना तुम लोग सोच के, ये 0 है, ये एक चौथाई चक्कर यानी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब मैं वोल्टेज की पोजीशन लिखूंगा 1, तो तुम्हें करंट की पोजीशन बतानी है। मान लो वोल्टेज यहां है 1, ये वोल्टेज है। अब बताओ करंट कहां होगी, बोलो। 90 डिग्री आगे, तो 90 डिग्री आगे एक चौथाई चक्कर बढ़ा के चलो, तो करंट की पोजीशन ये होगी, यानी पीक वैल्यू पर होगी। ठीक है, अब मैं यहां वोल्टेज की पोजीशन लिख रहा हूं 2, ये वोल्टेज है 2 नंबर से। अब बताओ करंट कहां होगी, 90 डिग्री आगे, यानी करंट यहां होगी, यानी करंट 0 हो गई होगी। समझ आया? अब जरा फिर बताना, मान लो ये है वोल्टेज की पोजीशन, जरा देखना ध्यान से सुनो, ये वोल्टेज की पोजीशन है 3 नंबर। अब बताओ करंट की पोजीशन कहां होगी, 90 डिग्री आगे, यानी करंट यहां होगी 0 पर। एक चौथाई चक्कर आगे पे निशान लगा दो तो करंट की पोजीशन मिल जाएगी। समझ आ गई बात? इस तरह से इसको समझ सकते हो। और अगर यही कौन सा ग्राफ होता, ये तो सी के लिए ग्राफ है, फॉर सी। अब मान लो यही ग्राफ इंडक्टेंस के लिए होता, अब बताना इंडक्टेंस के लिए है, ये वोल्टेज है। हालांकि मैं समझा चुका हूं, एक बार रिपीटेशन में समझा रहा हूं, राइट। ये वोल्टेज है मान लीजिए, ये टाइम है। अब जरा सोचो और बताओ क्या क्या बात समझ सकते हो। ये किस सर्किट की बात कर रहा हूं, फॉर एल सर्किट। वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री, वोल्टेज क्या होता है 90 डिग्री आगे। मान लो वोल्टेज यहां पर है, ये पहली पोजीशन है वोल्टेज की। अब बताओ करंट कहां होगी, बोलो। 90 डिग्री पीछे, पीछे का मतलब ये, आगे का मतलब ये, तो ये करंट की पोजीशन होगी। अब मान लो वोल्टेज मान लीजिए यहां पर है, ये 2 नंबर, ये वोल्टेज की पोजीशन को दिखा रहा हूं। तो करंट क्या होगी, वोल्टेज पीक पर है ना, तो करंट 90 डिग्री पीछे, यानी करंट 0 पर होगी, यहां होगी। समझ आ जाना चाहिए, आसानी से समझ पा रहे हो। अब कोई बच्चा यहां कहे तो यहां देखो एल सर्किट के लिए भी 1-2 लाइन बता दूं। देखो जरा इंपॉर्टेंट लाइन मेरे दिमाग में आ गई है, तो लाओ थोड़ा बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एल सर्किट, एक लाइन बता दे, थोड़ी जगह बची है। देखो जरा, इसका रेजिस्टेंस कितना होता था, एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला याद है, ओमेगा एल होता था 2 पाई न्यू एल।
यानी एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी न्यू बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा। बड़ा उल्टा है, उसमें क्या होता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता था। एक्सी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू था, न्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें ऐसा नहीं है, न्यू बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये बेटे जितनी फ्रीक्वेंसी आप कम करते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस भी एल का कम हो जाता है। अब जरा डीसी के लिए सोचो, डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है भाई, तो एक्सएल भी कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए याद रखो इंडक्टेंस जो है वो डीसी के लिए रेजिस्टेंस की जैसा बिहेव नहीं करता है, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इंडक्टेंस ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस फॉर डीसी। तो एन आइडियल इंडक्टर ऑफर्स 0 resistance in the path of DC, in the path of DC। अब अगर पेपर में आ जाए कि यहां पर आप एक्सेल और न्यू के बीच में ग्राफ खींचिए, तो खींच लोगे? दो चीजें प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक्सेल और न्यू के बीच में अगर कभी पेपर में आ जाए ग्राफ खींचो तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है यार, बड़ा आसान है। ये आ गया न्यू, ये आ गया वाई एक्सिस पर एक्सेल है, एक्स एक्सिस पर न्यू है, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें ये एल और सी सर्किट पूरी तरह समझ में आ गया है? इनको बहुत ध्यान से देख लो इन वीडियोस को, ताकि एल और सी सर्किट दोनों ही क्लियर हो जाए। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी, एल एंड आर एंड सी, इन पर चर्चा करेंगे और अल्टीमेटली चर्चा करेंगे एल सी आर सर्किट पर। तो इनको अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, एल सी की चर्चा तो लास्ट में करेंगे, पहले एल आर से शुरू करेंगे। ठीक है।